हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए का पीटी का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 14 का सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पुस्तकालय में लेडी ऑफ जस्टिस की नई प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है यह लेडी ऑफ जस्टिस का नई प्रतिमा का अनावरण डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। साथ ही याद रखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं वह हो जाएंगे BR गवई। संजीव खन्ना जो है यह जनवरी फरवरी में थे, मई में चेंज हो गए हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब BR गवई है। याद रखेंगे जो BR गवई है यह सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था यह 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन प्रक्रिया से पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित किया है? तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पूर्व सरकार गठन की प्रक्रिया से पहले जो वहां के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ये भी याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा हैं। इन्होंने विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित किया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सन 2022 में परिसीमन प्रक्रिया के तहत महिलाओं के लिए कितनी सीटें नामित करने की सिफारिश की गई है? तो 2022 में जो परिसीमन प्रक्रिया हुआ है इसके तहत महिलाओं के लिए 2 सीटें नामित करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया है? तो यह किया गया है कोलकाता विधानसभा के द्वारा, यानी वेस्ट बंगाल विधानसभा के द्वारा जो है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक जो है 2024 को पारित किया गया है। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक जो है 2024 के संबंध में सही कथनों पर विचार कीजिए। जो वक्फ संशोधन है एक केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो वक्फ अधिनियम है 1995 इसमें संशोधन किया जाएगा। अगला है, भारत में सेना और रेलवे के बाद चौथा बड़ा भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में सेना और रेलवे के बाद जो है तीसरा जो है भू स्वामित्व वक्फ बोर्ड के पास है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत जो है 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 23वां विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। और वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल जो है कब से कब तक होगा? तो वर्तमान जो विधि आयोग है इसका कार्यकाल होगा सितंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। याद रखेंगे वर्तमान विधि आयोग का कार्यकाल जो है सितंबर 2024 से है और अगस्त 2027 तक वैध रहेगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो गठित किया गया था यह 1955 में गठित किया गया था। वहीं भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो भारत का जो पहला विधि आयोग का अध्यक्षता किए थे यह M सीतलवाड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। याद रखेंगे भारत का पहला विधि आयोग जो है M सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था और स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का ये जो 1955 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में 3 नए आपराधिक कानून को कब और किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? तो भारत में 3 नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। साथ ही याद रखेंगे जो गृह मंत्रालय है और सहकारिता मंत्रालय दोनों के मंत्री अमित शाह है। याद रखेंगे गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों के जो मंत्री हैं वह अमित शाह हैं। अगला है, 3 नए आपराधिक कानून कब लागू किए गए हैं? तो 3 नए आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई 2024 को लागू किए गए हैं। वहीं अगला है,
तीन नए आपराधिक कानून का पहली बार प्रयोग बिहार के किस जिले में किया गया है? तो तीन नए आपराधिक कानून का पहली बार जो प्रयोग है बिहार के सारण जिले में पहली बार प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे, तीन नए आपराधिक कानून का पहली बार जो प्रयोग है बिहार के सारण जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, शत्रु एजेंट अध्यादेश को किस भारतीय राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो शत्रु एजेंट अध्यादेश जो है इसको श्रीनगर के द्वारा लागू किया गया है। याद रखेंगे, शत्रु एजेंट जो अध्यादेश है इसको श्रीनगर में सबसे पहले लागू किया गया है। अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके जो अध्यक्ष हैं यह अरविंद पनगड़िया है। साथ ही याद रखेंगे, जो 15वें वित्त आयोग है तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह NK सिंह थे। उसके बाद जो 14वां वित्त आयोग था तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वह YB रेड्डी थे। याद रखेंगे, जो YB रेड्डी थे यह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और जो 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2024 के संबंध में सही कथन क्या है? तो देखते हैं, 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 13 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित किया गया है। अगला है, जम्मू कश्मीर 2024 पुनर्गठन अधिनियम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी तरह ही अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसले कर पाएंगे। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सुभद्रा योजना कब और किस राज्य में शुरू की गई है? तो जो सुभद्रा योजना है यह 2024 में शुरू की गई है और यह ओडिशा में शुरू की गई है। याद रखेंगे, सुभद्रा योजना 2024 में शुरू की गई है और यह ओडिशा में शुरू की गई है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना जो है यह सुभद्रा योजना ही है। भारत में महिलाओं की सबसे बड़ी योजना सुभद्रा योजना है। नेक्स्ट है, चुनावी फोटो पहचान पत्र जो होता है EPIC किस संवैधानिक निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो जो EPIC होता है चुनावी फोटो पहचान पत्र यह चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों के पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारतीय राज्यों के जो पासपोर्ट धारक हैं उसमें सबसे अधिक संख्या जो है वह केरल में हो जाएगा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में है और सबसे कम जो पासपोर्ट धारक हैं वह अंडमान निकोबार में है। याद रखेंगे, भारतीय राज्यों में पासपोर्ट धारकों की सर्वाधिक संख्या केरल में है और महाराष्ट्र में, और सबसे कम जो पासपोर्ट धारक हैं वह अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है IFSC के अंतिम 6 अंक किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो IFSC जो होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है इसका जो लास्ट का 6 डिजिट होता है यह ब्रांच संख्या का कोड होता है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ब्रांच संख्या कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश जो हो जाएगा यह नेपाल हो जाएगा और भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश जो हो जाएगा यह भूटान हो जाएगा। याद रखेंगे, UPI सिस्टम को अपनाने वाला जो देश है पहला देश वह नेपाल है और जो भीम ऐप को अपनाने वाला पहला देश है वह भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को कब शुरू किया गया था तथा शुरुआती दौर में कितने राज्यों में शुरू किया गया था? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है इसे 2019 में शुरू किया गया था और शुरुआती दौर में यह 6 राज्यों में शुरू किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, यह टोटली पूरे तरह से सभी UT और स्टेट में लागू हो चुका है। और साथ ही याद रखेंगे, जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसका शुरुआत 2024 में किया गया है और वन नेशन वन टैक्स का शुरुआत जो है 2016 में किया गया है। साथ ही याद रखना है, एक आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत जो योजना है इसका शुरुआत 2018 में किया गया है। आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत 2018 में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 2019 में शुरू किया गया था। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को
2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जन आरोग्य योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कहां पर की गई थी? तो जन आरोग्य योजना की जो शुरुआत है यह भारत सरकार के द्वारा यह रांची में की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड पहल कब और किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है यह नाबार्ड के द्वारा 1998 में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड जो है यह पहल जो है 1998 में नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था और नाबार्ड का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है। नेक्स्ट है डीपीटी टीका किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है यह डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के रोकथाम के लिए लगाया जाता है, याद रखेंगे। डीपीटी का जो टीका है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के बीमारी के लिए रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ है और किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो आईआरसीटीसी का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में स्थित है और यह रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब और कहां से शुरू की गई थी? तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है यह 2015 में शुरू की गई थी और यह राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू की गई थी, याद रखेंगे। मृदा कार्ड योजना 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंकों की संख्या होती है? तो जो जीएसटी पंजीकरण संख्या होती है उसमें 15 अंकों की संख्या होती है। साथ ही याद रखेंगे जो आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड में टोटल 12 अंकों की संख्या होती है और जो डेबिट कार्ड होता है तो डेबिट कार्ड में 16 अंकों की संख्या होती है। नेक्स्ट है ओसीआई कार्ड की शुरुआत किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत की गई थी तथा ओसीआई कार्ड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ओसीआई कार्ड की जो शुरुआत है यह 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई थी और ओसीआई कार्ड यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखेंगे। ये ओसीआई जो कार्य है यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार होता है यह राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है मंडल कमीशन की सिफारिश को कब और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू किया गया था? जो मंडल कमीशन की सिफारिश है इसे 1989-90 के आसपास या विश्वनाथ प्रसाद सिंह के कार्यकाल में लागू किया गया था। नेक्स्ट है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है तथा नागरिकता से संबंधित भाग को कब लागू किया गया था? तो नागरिकता का जो उल्लेख है यह भाग 2 में किया गया है और इससे संबंधित भाग को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था, याद रखेंगे। नागरिकता से संबंधित जो भाग 2 हो जाएगा और इसे 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो उल्लेख है संविधान के 338 के आर्टिकल बी में दिया हुआ है। आर्टिकल 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी तथा इसका संबंध किससे है? तो जो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी यह 2014 में की गई थी और इसका जो संबंध है टीकाकरण से है, याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2014 में की गई थी और मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है टीकाकरण से है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जैविक राज्य और जैविक केंद्रशासित प्रदेश क्रमशः कौन कौन से है? तो भारत का पहला जैविक राज्य यह सिक्किम हो जाएगा और भारत का पहला जैविक केंद्रशासित प्रदेश जो है यूटी यह लक्षद्वीप हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम हो जाएगा और भारत का पहला जैविक केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है गोबर गैस संयंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो गोबर गैस संयंत्र में मीथेन गैस निकलती है। साथ ही याद रखेंगे जो एलपीजी गैस होता है उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है?
तो पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी यह 3 स्तरीय थी। वैसे ही एक अशोक मेहता समिति थी जो 2 स्तरीय थी। अगला है, केचुआ पालन विधि को क्या कहा जाता है? तो जो केचुआ पालन विधि होता है उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। याद रखेंगे, केचुआ पालन विधि को वर्मी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसे पूरे भारतवर्ष में 2009 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा की गई थी यह 15 अगस्त 2014 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कर जो स्थानांतरण योग्य हो उसे कहते हैं? तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी जो टैक्स जो होता है ट्रांसफर हो सकता है उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो जीएसटी को जो है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया था। याद रखेंगे, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर होता है और यह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर में भी वृद्धि हो जाए इस प्रकार के कर को क्या कहते हैं? तो यदि इनकम बढ़ने के साथ टैक्स भी बढ़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील कर। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने अपने यहाँ जीएसटी को लागू किया है? तो विश्व में सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, जीएसटी का जो मॉडल है यह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया है और व्यय किस प्रकार का व्यय होता है? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सरकारी योजनाओं पर किया गया व्यय जो होता है यह राजस्व खर्च से किया गया रहता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार बजट किसके द्वारा पारित किया गया और कब पारित किया गया था? तो भारत में पहली बार जो बजट है यह 1860 में पारित किया गया था और जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया था। याद रखेंगे, भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला बजट कब लाया गया था? तो आज़ादी के बाद जो है पहला बजट यह 26 नवंबर 1947 को लाया गया था। याद रखेंगे, और यह के षणमुगम शेट्टी के द्वारा लाया गया था। के षणमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बजट लाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट यह 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। याद रखेंगे, गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब तैयार किया गया था? तो भारत में पहली बार जो है पेपरलेस बजट 2021 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे वह थे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। याद रखेंगे, ऐसे 3 व्यक्ति जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किए थे, इंदिरा गांधी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राजीव गांधी थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरिम बजट पेश किया जाता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद होता है 116, इसके अकॉर्डिंग
अंतरिम बजट को पेश किया जाता है। साथ ही याद रखेंगे जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक का जो वर्णन दिया गया है आर्टिकल 110 में दिया गया है और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला शून्य आधारित बजट जो है 1987 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से कुछ ऊंचाई से गिरता है तब वस्तु की जो कुल ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा कम गतिज ऊर्जा अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें कम होती है और जो गतिज ऊर्जा होती है वह मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए जो पिंड होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो जब पृथ्वी के तल से किसी वस्तु की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, वृत्तीय पथ पर घूमती हुई वस्तु के विस्थापन में अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अगला है, सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम आयन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग में सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? सॉरी, यह द्रव्य नहीं, यह द्रव्यमान हो जाएगा। तो यह हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का अधिनियम हमें बताता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ियों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्वचालित कलाई घड़ी जो होती है इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अवक्रिया जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है कहलाती है, तो उसे रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसी अवक्रिया जिनमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धनात्मक तत्वों में संयोग करने की जो क्रिया होती है उसे अवकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे अकारक होती है। यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है इसलिए वे अकारक कहलाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकारक एक पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, यानी जैसे धातु होते हैं, और दूसरे पदार्थों का अवकरण करते हैं। यह भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक अवयव ग्रहण कर लेते हैं। यह भी सही है। यह अकारक के गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जो है लोहे में जो जंग लगना है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण जाएगा लोहे में जंग लगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का जो जलना होता है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है, और जो दहन होता है यह भी ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीकरण के दौरान विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। और अवकरण के दौरान विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में कमी होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु जो होते हैं आरबीसी किसमें होते हैं? तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसी में, वह स्तनधारियों में पाए जाते हैं। याद रखेंगे, जो आरबीसी होता है उसमें स्तनधारियों में उसमें आरबीसी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ
व्यक्ति थे? तो ये थे सलीम अली, जो पक्षी विज्ञान संशोधन विशेषज्ञ व्यक्ति थे। इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है क्योंकि इसका वाक्य कोश जो होता है, वोकल जो होता है, ये 2 वोकल होता है, इसलिए जो नर मेढक होता है मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कौन से विशेषता मत्स्य यानी पीसेज में पाए जाते हैं और उत्तर कूट की सहायता से देना है। तो ये अनियत तापी होते हैं, यह सही है। और इसमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, यह भी सही है। और इसके हृदय जो होते हैं यह 2 कक्षों में बटे होते हैं और इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही होना चाहिए। नेक्स्ट है, बस ये गलत हो जाएगा कि श्वसन इनका फेफड़ों के द्वारा होता है। इनका जो श्वसन होता है यह फेफड़ों नहीं गिल्स के द्वारा होता है। तो हमारा 1, 3 और 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? तो ये होते हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं सभी यह समुद्री जंतु होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पाइला को घोंगा के नाम से भी जाना जाता है और सीपिया को कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा जो श्रिंग मीन होता है श्रिंग मीन के नाम से जाना जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो सभी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, झींगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन, झींगा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस संघ के हैं? तो जो झींगा होते हैं और केकड़ा होते हैं ये आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। याद रखेंगे, झींगा और केकड़ा जो होते हैं यह आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, घरेलू मक्खी के कारण यह टाइफाइड फैलता है, यह सही है। उसके बाद सीसी मक्खी जो होती है यह स्लीपिंग सिकनेस का कारण बनती है और जो क्यूलेक्स मच्छर होता है इसके कारण फाइलेरिया होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। अगला है, जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओपन होता है वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद जीवों में उत्सर्जन मैगपिलियन नली द्वारा और हरित ग्रंथि द्वारा होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है, जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विशेषताएं किस संघ के जीवों का है? तो यह होता है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा जीव होते हैं उनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में जो आर्थ्रोपोडा में है उत्सर्जन जो होता है यह मैलपिगियन नली के द्वारा होता है और जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रा का प्रचलन अंग जो होता है यह कूटपाद होता है, यानी जो हाइड्रा का चलने का अंग होता है वह कूटपाद कहलाता है। और हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है और हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थित होते हैं और श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, यह सही है। और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन इसमें 1, 2 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है, किस जीवन को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है? तो ये होता है स्पेंजिया। जो स्पेंजिया होता है इसका प्रयोग जो है आमतौर पर बाथ स्पंज के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ हो जाएगा वह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। याद रखेंगे, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा हो जाएगा।